जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है? वॉइस प्रॉपर है? बट आवाज प्रॉपर आ रही है? जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा वॉइस प्रॉपर है, ऑडियो वीडियो क्लियर? फास्ट 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 स्टूडेंट्स को आने दो। आज मनिक चावला ठीक है। हाँ गौरव, इन्वर्टेड टेक्स्ट स्ट्रक्चर का प्रोविजन अपडेट हुआ है। हाँ अपडेट हुआ बेटा, उसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। मैंने कल चेक किया था, अभी थोड़ा सा भागवत कथा के अंदर में बिजी था, देख नहीं पाया था। एक अमेंडमेंट रह गया था अपना, इन्वर्टेड टेक्स्ट स्ट्रक्चर में चेंज आया है। वो चेंज मैं अभी कवर कर लूंगा। ओके, अभी स्टार्टिंग में वही कवर करूंगा मैं। अमिका, थैंक यू। पवन भाटी जी, थैंक यू। अयान दे जी, वीडियो को लाइक करो फटाफट। मेरा नाम नहीं अभी तक। ओके, जिमीश। जिमीश, चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शानू कुमार, बेटा जल्दी 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 ज्वाइन करो। पहले मैं अमेंडमेंट कवर कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। काश, चलो शुरू करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा। 14.5 के ऊपर कह रहा है, वो क्या है? ये वाला बेटा रूल 89 4A 4B क्या होता है उनके बारे में समझाया गया है बेटा। ओके, जिसमें आपके
कई ऐसे होते हैं जो मर्चेंट एक्सपोर्टर वगैरह होते हैं, उनको कंसेशन रेट पे कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वहां पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे रेट जो है 0.01% वगैरह जो है कई बार वो चार्ज की जाती है। ओके, चलो ना, सबसे पहले एक अमेंडमेंट आया है, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं बेटा। ओके, जो हमारा कवर नहीं हुआ था, क्रैकर का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी चेंज करवाऊंगा मैं। बहुत बुक्स माशू खान बेटा, दोनों बुक लेनी पड़ेगी। चलो, सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं उस क्वेश्चन को जिसमें चेंज आया, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला वगैरह चेंज हुआ है बराबर, जो कल हमने किया था उसमें कुछ एडिशन हुआ है बराबर, ये छूट गया था हमारा, तो कल मैंने जब देखा था तो उसमें अमेंडमेंट के अंदर आया है ये वाला। ओके, चलो उनको सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। आ जाओ इधर, फॉर्मूला में क्या चेंज आया जरा देखते हैं। फॉर्मूला आपका ये बना है अभी, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में रिफंड क्या होगा, नेट आईटीसी डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टर्न और मल्टीप्लाई बाय टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सबसे पहला चेंज है सर्विसेज। सर्विसेज के केस में भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा, जो पहले सर्विस प्रोवाइडर वगैरह को नहीं मिलता था, अभी मिलेगा। अब वो मिलेगा तो उसकी वजह से फॉर्मूला चेंज हुआ है। वो कैसे मिलेगा, इसका एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, वो एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, माइनस, पहले हम क्या करते थे, टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से वो माइनस कर देते थे। अभी क्या कर दिया इन्होंने कि उसको डिवाइड करेंगे आईटीसी अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी का मीनिंग वही है जो हमने पढ़ा था हमारे फॉर्मूले में, क्या, टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इनपुट्स पे जो टैक्स पे किया है वो आपका नेट आईटीसी में कवर होगा बराबर है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूं, पहले क्या मेथड था उससे भी, और अभी क्या चेंज हुआ, और वो चेंज करने के पीछे का लॉजिक और रीजन दोनों। चलो इधर आओ, एक काम करो, पहले फॉर्मूला कॉपी कर लो और अपने नोट्स में भी लिख लो, आईडीटी सार में जो अपने नोट्स है ना वहां पे भी ये फॉर्मूला लिख लो, एक बार ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। प्लीज फोटो क्लिक कर लो, मतलब इसका फोटो क्लिक कर लो, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड का फोटो क्लिक कर लो। ओके, तो विनो थॉमस, तो वही चीज तो करवा रहा हूं बेटा, उसी चीज को समझा रहा हूं यहां पर। ओके, आ जाओ ना, फोटो ले लिया। अब इधर आओ, लॉजिक समझाने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने यहाँ पर, आपको रीजन और लॉजिक समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, उन सब के बारे में। एलिजिबल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स, अब देखो ये एलिजिबल क्रेडिट की बात हो रही है, एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी का मतलब क्या है, ब्लॉक क्रेडिट और एग्जम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड जो क्रेडिट है उनको हटाने के बाद जो एलिजिबल है उसकी, ये एलिजिबल आईटीसी टैक्स, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट, इनपुट पे 3.2 लाख का टैक्स जो है वो मैंने पे किया था, जिसका क्रेडिट मुझे मिल सकता है। इनपुट सर्विसेज 1.8, कैपिटल गुड्स 1 लाख। एक नोट डाल देते हैं, इन केस ऑफ बी जीएसटी ऑन इनपुट 18%, 18% का जीएसटी लगता है। अब इधर देखना, इनपुट का क्रेडिट है आपके पास में 3.2 लाख का, इनपुट सर्विस का है 1.8 लाख का, कैपिटल गुड्स का 1 लाख का क्रेडिट आपके पास। प्रोडक्ट चार तरह की चीजों में डील करते हैं आप। पहला है आपके यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई एट द रेट ऑफ 18%, 18% की रेट से टैक्स दे रहे हैं, तो ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं हो सकता बराबर है, क्योंकि 18% आपके इनपुट की रेट है, 18% यहाँ पे आउटपुट की रेट है, तो ये किसी भी हाल में आपके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हो सकता। टैक्सेबल सप्लाई एट द रेट ऑफ 5% 20 lakhs, ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट है,
इस पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई पे 5% है, जबकि इनपुट पे रेट क्या है 18%। एग्जम्प्टेड सप्लाई 5 लाख। अभी एग्जम्प्टेड सप्लाई है आपके टर्नओवर में काउंट नहीं होगी, बराबर एग्जम्प्टेड सप्लाई है टर्नओवर में काउंट नहीं होती है। टैक्सेबल सर्विस एट द रेट ऑफ 5%, ये भी अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आएगा बेटा। सर्विस है, सर्विस है, सर्विस है ये, तो ये जो इनपुट खरीदा ये सर्विस के लिए भी तो यूज होता ही होगा, बराबर है। तो ए टैक्सेबल सर्विस एट द रेट ऑफ 5%, 2 लाख। अब ये इसकी वजह से पूरा अमेंडमेंट आया, इसकी वजह से पूरा पूरा अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है, जरा आ जाओ एक बार यहां पर। ओके, वो अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोला, पहले क्या था, अमेंडमेंट से पहले का प्रोविजन क्या था कि भाई आपको नेट आईटीसी लेना, नेट आईटीसी में हम क्या लेते थे, सिर्फ इनपुट का 3.2 लाख। अभी भी वही है, नेट आईटीसी में कोई चेंज नहीं हुआ, नेट आईटीसी का मीनिंग वही है बेटा 3.2 लाख डिवाइड बाई टोटल एडजस्टेड टर्नओवर करते थे। टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में क्या आएगा, ये 10 लाख, ये 20 लाख। एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं आएगी, बट ये सर्विस आएगी 2 लाख, 2 लाख की सर्विस आएगी। अब सर्विस को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि सर्विस के केस में भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल रहा है। तो 10, 20 और 2 लाख, टोटल 32 लाख। पहले वाले के हिसाब से पहले क्या था, पहले के हिसाब से बता रहा हूं। फिर हम करते थे मल्टीप्लाई बाई इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जो केस था उसको, तो उस हिसाब से अगर हम करें तो फिर 2 लाख और 10 लाख, टोटल कितना हो गया 12 लाख। ये इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, सॉरी 20 और 2 लाख, 22 लाख। यूं प्रोपोर्शनेट निकालते थे, बराबर है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाला जो टर्नओवर है उससे रिलेटेड आईटीसी कितना, नेट आईटीसी जो है इनपुट का, इनपुट पे जो टैक्स पे क्या, वो उसका प्रोपोर्शनेट निकाला कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के टर्नओवर से रिलेटेड कितना है। निकालने के बाद हम क्या करते थे, टैक्स पेड और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर, बराबर ये करते थे, और उसके बाद आंसर रिफंड का अमाउंट आ जाता था। अभी ऐसा नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर। इन्होंने बोला इसको थोड़ा सा चेंज करो, क्या चेंज करो, इसके बाद नीचे लिखो डिवाइड बाय टोटल आईटीसी। टोटल आईटीसी में क्या आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस दोनों का आईटीसी आएगा, मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। इससे क्या होगा, आपका रिफंड का अमाउंट बढ़ जाएगा, रिफंड का अमाउंट बढ़ेगा इसकी वजह से। क्यों बढ़ जाएगा रिफंड का अमाउंट, कारण क्या है, जब ये वाली सर्विस में भी आप कह रहे हो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो लाओ। और अभी मैं आपको लिख करके देता हूं, आज की डेट याद रख लेना, फॉर्मूला वापस 1 साल के अंदर अंदर चेंज होगा। ये क्यों होगा, ये जो नेट आईटीसी में यहाँ पे खाली इनपुट ले रहे हैं ना, आने वाले टाइम में इनपुट सर्विस भी लिया जाएगा यहाँ पे, जो जीरो रेटेड सप्लाई का फॉर्मूला ना वो, क्योंकि वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी लॉजिक है ना, पूरा प्रॉपर नहीं बैठ रहा, इसमें भी काफी इश्यूज रेज होने वाले हैं। तो इश्यूज रेज होंगे तो आगे भी दिक्कत आनी है। दिक्कत को रिमूव करने का तरीका होगा कि यहां पर नेट आईटीसी जीरो रेटेड सप्लाई वाला लेना होगा, बट हाल फिलहाल के लिए नहीं लिया उन्होंने, तो आपको ध्यान नहीं देना है, समझो इधर। अभी के हिसाब से जो नया फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, 3.2 लाख नेट आईटीसी में, सेम सिर्फ इनपुट का लोगे, सिर्फ इनपुट का, वापस से बोल रहा हूं सिर्फ इनपुट का, इनपुट सर्विस का नहीं लोगे, डिवाइड बाई 32 लाख टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, इनकी टोटल, मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में गुड्स और सर्विस दोनों लोगे, गुड्स भी लोगे और सर्विस भी लोगे आप, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला बना दिया इन्होंने। तो 22 लाख माइनस टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्नओवर, कितना टैक्स लगेगा इस 10 लाख, ये 20 लाख पे, ये 20 लाख का 5%, 20 लाख का 5% कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख का 5%, सर्विस के केस में सर्विस का भी 2 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 10,000। डिवाइडेड बाय आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, इनपुट की आईटीसी कितनी है 3.2, इनपुट सर्विस की 1.8, 3.2 प्लस 1.8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा आपके, नेट आईटीसी कितना 3.2 लाख। अब जरा निकालते कैलकुलेट करते हैं आपका रिफंड का अमाउंट कितना आता है, 3.2 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 22
2,20,000 माइनस 1,10,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3.2 7,400 1,49,600 इतना आपको रिफंड मिलेगा। अब आता है लॉजिक, अब आता है लॉजिक। हाँ आईटीएस वाला इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाले बता रहा हूँ बेटा, उसमें चेंज आया है फॉर्मूले में। अब इधर देखना ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोल दिया भाई सर्विस के केस में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जो सर्विस का केस है उसको भी मिलना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह को, अगर आप सर्विस देते हैं तो। खरीदते वक्त इनपुट जब लिया था तब रेट थी 18%, बट जब मैं सर्विस दे रहा हूँ उसकी रेट क्या है 5%, तो मैं यूटिलाइज कर ही नहीं पाऊंगा इनपुट का क्रेडिट, तो उसका रिफंड मिलेगा। तो बोले कितना रिफंड मिलेगा, तो बोले कैलकुलेट करो। तो जो नॉर्मली हम कैलकुलेट करते तो उतना तो इन्होंने कर लिया, -1,10,000 होना चाहिए था यहाँ पे। पहले पुराने फॉर्मूले के हिसाब से 1,10,000 माइनस होना चाहिए, 1,10,000 का रिफंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो एक्सपोर्टर है पर्सन है वो क्या बोलेगा, जब इसका रिफंड दे रहे हो तो ये जो अमाउंट है ना 1,10,000 जिसको आप माइनस करवा रहे हो टैक्स में से, जिसको माइनस करवा, जितना टैक्स मैंने पे किया इसका प्रोपोर्शनेट भी तो निकालो, क्योंकि कई ऐसी सर्विसेज भी तो होगी। ये जो इनपुट सर्विस है, ये इनपुट सर्विस है, इसको आप नेट आईटीसी में लिख नहीं रहे हो, बट ऐसी सर्विसेज भी तो होगी जो इसमें यूज कर रहा हूं मैं। जो अगर मैं सर्विस दे रहा हूं ये 2 लाख रुपए की, तो इसमें खाली इनपुट थोड़ी यूज हो रहा है, इनपुट सर्विसेज भी तो यूज हो रही है। तो ये जो अमाउंट है 1,10,000, ये 1,10,000 सिर्फ और सिर्फ इनपुट का नहीं है, इनपुट सर्विस का भी है। तो डिवाइड बाय टोटल आईटीसी जो इनपुट और इनपुट सर्विस की होती है उसका प्रोपोर्शनेट लो, उसमें से इनपुट से रिलेटेड कितना है वो प्रोपोर्शनेट निकालो, वो निकाल करके फिर इसमें से माइनस करो, फिर इसमें से माइनस करो। तो देखो ये पहला वाला जो है ना, ये वाला बॉक्स, ये आपको ये बताता है कि ये 3.2 लाख है ना, इनमें से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड कितना क्रेडिट है वो निकाल लिया इस बॉक्स से कि भाई 3.2 लाख में से सिर्फ 2,20,000 ऐसा क्रेडिट है जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मतलब रेशो। अब यहां पे भी उन्होंने बोला अब 1,10,000 ले रहे हो, इस 10,000 में आप सर्विस का अमाउंट भी ले लिया, सर्विस पे जो टैक्स पे किया आपने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में 10,000, ये इसका 2 लाख का 5% 10,000 वो ले रहे हो आप, और उसको कंपेयर करोगे तो भाई जब सर्विस ले रहे हो तो सर्विस से रिलेटेड जो ये इनपुट सर्विस है इसके प्रोपोर्शनेट को भी तो जोड़ो। उसका प्रोपोर्शनेट निकालने के लिए इसको भी जोड़ा गया 3.2 और 1.8 और मल्टीप्लाई बाय 3.2, मतलब इतना टोटल आपको पेमेंट करना इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पे, जबकि टोटल आईटीसी इनपुट और इनपुट सर्विस का इतना, तो उसमें से इनपुट से रिलेटेड कितना है वो कैलकुलेट किया इन्होंने प्रोपोर्शनेट, वो निकाला 7,400 आया, वो माइनस करेंगे तो 1,49,600, जबकि पहले के फॉर्मूले से 1,10,000 आता है, यहाँ पर कितना आता 1,10,000। तो यहाँ पे रिफंड का अमाउंट बढ़ गया क्योंकि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सर्विस का केस जो है उसको भी ऐड कर लिया इन्होंने। अब मैं क्या करता हूं, अपना जो क्वेश्चन कल था क्रैकर में उसको चेंज कर लेते हैं। बेटा 1.8 लाख क्यों ऐड नहीं हुआ, उसका रीजन है सदियों से इसको ऐड ही नहीं कर रहे हैं। अभी मैं यही कह रहा हूं कि अभी ये वाला चीज ऐड कर दिया ना इन्होंने, यहाँ पे 1.8 लाख ऐड किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे, साल भर बाद इनकी अक्ल ठिकाने आएगी फिर ये यहाँ पे 1.8 लाख भी ऐड करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे हैं। ओके चलो आ जाओ। हाँ क्रेडिट आपको इनपुट में से ही मिलेगा बेटा, इनपुट सर्विस में से नहीं दे रहा है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप सर्विस को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे भी सर्विस का क्रेडिट कंसिडर करना चाहिए था आपको, जो अभी वो नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल नहीं कर रहे तो अपन भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बेटा, जिस दिन मैं निर्मला सीतारमण की जगह पे आऊंगा तब हम सोचेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओके चलो अभी एक आंसर चेंज करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन क्या था कल हमने, कैलाश ग्लोबल, बराबर है, तो इसमें इसका आंसर चेंज कर रहे हैं हम, आ जाओ। हमारा फॉर्मूला नेट आईटीसी 3,50,000 आएगा इनपुट का, तो देखो 3,50,000 डिवाइड बाय टोटल टर्न आउट 28 लाख मल्टीप्लाई बाय इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर 10 लाख। अब यहाँ पे देखना ये जो फॉर्मूला अभी बना ना उसकी वजह से कितना डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि फॉर्मूला चेंज करेंगे, अभी रीजन देखना डिपार्टमेंट को कितना लॉस हो रहा है।
अभी मेरे को कितना रिफंड मिल रहा था इसके अंदर, बराबर है 75,000 का, 75,000 का मिल रहा था पुराने फॉर्मूले से। अभी देखना कितना मिलता है, ये माइनस, पहले था टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स कितना पे किया था अपन इस क्वेश्चन में 5%, 10 lakhs का 50,000, तो माइनस 50,000, बस पहले इतना ही था। अब कितना हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल 3,50,000 और 2 lakhs, 2 lakhs भी नहीं, 1,82,000, 18,000 आपके ब्लॉक क्रेडिट का था। टोटल कितनी आ गई है, 5,32,000 मल्टीप्लाई बाय 3,50,000, क्या आएगा 32,895 अप्रोक्स। इसमें से 3,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 28, 1,25,000 से रिफंड कितना मिलेगा 92,105। ये रिफंड जो पहले 75,000 था अभी 92,105, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखना, हाँ फॉर्मूला दिखाता हूँ बेटा, हाँ एग्जाम्पल फॉर्मूला दोनों नोट करना आराम से, इधर देखना बेटा। अब यहाँ पे नुकसान क्या हो सकता है, इसको जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर टर्न ओवर कर रहा है, अगर उसके पास इनपुट सर्विस का क्रेडिट ज्यादा रहा और इनपुट का कम रहा, तो ये प्रोपोर्शनेट जो है रिफंड का जो टैक्स पे कर रहे हो ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, बराबर, यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा जो माइनस कर रहे हो, बराबर। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो आगे जाकर के तकलीफ देने वाली। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हाल फिलहाल के लिए ये याद रखो जो उन्होंने लिखा है। आ जाओ इधर, फॉर्मूला ये लो, ये फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर एग्जाम्पल लिख लेना। फॉर्मूला फोटो क्लिक कर लो, ना ये एग्जाम्पल नोट कर लो। अब आते हैं आज का टॉपिक, प्रोसीजर फॉर रिफंड। रिफंड के प्रोसीजर पे आ रहे हैं बेटा, ओके चलो। जनरल प्रोविजन क्या बोलता है कि कभी भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे आपको RFD 01 एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म, RFD 01, बराबर है। बट RFD 01 कुछ केसेस में फिल नहीं होता, वो केस है 3 केस। पहला केस, अगर आप IGST पे करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या IGST पे करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उस केस में हम रिफंड के लिए एप्लीकेशन नहीं देते हैं। जो शिपिंग बिल होता है या बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है वो सबमिट करते हो, रिफंड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट होता है, ओके। EGM या डिपार्चर मैनिफेस्ट में आपके गुड्स की डिटेल होनी चाहिए और आपने अपना GSTR 3B फाइल कर दिया, ओके। वहां पे रिफंड एप्लीकेशन की बात ही नहीं की जा रही है, ओके। तो वो जो केस है, वो केस, उसमें RFD 01 फॉर्म फिल नहीं होता। दूसरा,
यूएन बॉडीज, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ये जो है इनके लिए अलग फॉर्म होता है। इनके लिए भी RFD 01 फॉर्म नहीं आता है, इनके लिए RFD 10 होता है। ओके, RFD 01 यहाँ पे भी नहीं लगेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका अगर कुछ भी रिफंड पड़ा है, कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है, वो बैलेंस आप रिफंड ले सकते हैं। उसके लिए RFD 01A फॉर्म यूज करना पड़ता है। RFD 01A यहाँ पे आएगा बेटा, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इनको छोड़ करके बाकी सब RFD 01 अप्लाई करेंगे। ये नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर RFD 01A 01A फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए होता है। ये तीन को छोड़ करके सब जगह पे RFD 01 फॉर्म फिल किया जाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, SEZ उसमें RFD 01 ही होगा बेटा, सब जगह पे होगा, हर जगह पे RFD 01 होगा। सिर्फ IGST पे करके गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो आप, गुड्स को, सर्विस भी नहीं, गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, उस केस को छोड़ दो खाली। ओके, एक्सपोर्ट गुड्स नॉट सर्विस। चलो, दूसरा है बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपका कोई बैलेंस है तो एक्ट क्या बोलता है कि आप सिर्फ अपना रिटर्न फाइल करो और हम इज्जत से उसको रिफंड कर देंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बेइज्जती होती है, हम जो है इंतजार करते रहते बट पैसा नहीं आता है, मांगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मांगना पड़ता है। अब इसमें एक अमेंडमेंट आया है, क्लेरिफिकेशन आया है, क्या जरा देखते हैं। अभी आपको मांगने के लिए RFD 01 एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट क्या आया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपका कोई भी बैलेंस है उसके लिए आपको रिफंड एप्लीकेशन देनी पड़ेगी RFD 01 में। और हमने क्या पढ़ा है कि रिफंड एप्लीकेशन का एक टाइम पीरियड होता है विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। बट RFD 01 का कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो आपका एक वॉलेट है। वो क्या? आपका वॉलेट है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या आपका वॉलेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका खुद का पैसा पड़ा है, वो आप 4 साल बाद 5 साल बाद भी RFD 01A फिल करोगे तब भी आपको रिफंड मिल जाएगा। उसके लिए वो 2 years की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, कभी भी हम जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं ना, रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो एक चीज याद रखना, कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर रिफंड होता है, किससे ज्यादा? मोर देन 2 lakhs रुपीज, तो एक CA या CMA के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। किसके सर्टिफिकेट की जरूरत? CA या CMA के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। CA या CMA इस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। कब? जब रिफंड का अमाउंट 2 लाख से ज्यादा होगा। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं आपके, उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए, ना कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी। एक और है, TDS TCS अगर काटा जाता तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता, हमने पढ़ा था। TDS का पैसा जो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करती है तो TDS काटती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको पेमेंट करता है, कौन सा सेक्शन 52 वाला, तो वो TCS कलेक्ट करता है। वो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता, उसका भी आप रिफंड ले सकते हो, उसका भी आप रिफंड ले सकते हो जब भी आपको लेना हो। ओके, तो TDS TCS डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। चलो, तो देखो ये 3 पॉइंट नए आए हैं। एक तो कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी 2 years वाली। दूसरा, कोई CA CMA के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का हो तब भी। और TDS TCS का पैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया आपके तो आप उसका भी रिफंड ले सकते हो कभी भी। ओके, चलो, सोमेश्वर बालक, बेटा नहीं दे सकते हैं, कॉपीराइटेड कंटेंट है बेटा, केस हो जाएगा मेरे पर, अलाउ नहीं है। आप बुक का आपने पब्लिकेशन देखा होगा, कमर्शियल लॉ हाउस है उसका पब्लिकेशन, मेरा खुद का पब्लिकेशन होता मैं दे देता। जैसे मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बुक में है मेरा पब्लिकेशन, वो मैं फ्री डालता ही हूँ, हर अटेम्प्ट में डाल देता हूँ फ्री में मैं। ओके, चलो, नेक्स्ट आता है आपके रिफंड एप्लीकेशन बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर रिफंड लेते तो उनका क्या प्रोविजन है? उनको क्या करना पड़ता है? रिटर्न अपना भरने का, और लास्ट रिटर्न के अंदर पूरा एडजस्टमेंट होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इधर आओ। मान लो ये बंदा है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये इंडिया आया कोई सर्विस वगैरह देने के लिए, इसने नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाया 1 जुलाई को, और एडवांस टैक्स पे किया
₹2 लाख, 2 लाख का एडवांस टैक्स पे किया और एनआरटीपी के नाम पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड दिया इनको 20 सितंबर, 20 सितंबर तक इनका रजिस्ट्रेशन रहेगा। 1 जुलाई से 20 सितंबर तक ये इंडिया में नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के नाम पे रह सकते हैं और अपनी सर्विस वगैरह या बिजनेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, बड़ा लेंदी तो है। रिफंड चैप्टर का एक काम करना ना आप, अभी जैसे मेरा ये लेक्चर खत्म हो जाता ना आज, उसके बाद में रिफंड का जो है यूट्यूब पे इसी लेक्चर को एक बार वापस से तीनों पार्ट को एक साथ देखना, एक साथ देखना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बट एक साथ देखना। ओके, चलो ना, 1 जुलाई से 20 सितंबर। अब 1 जुलाई से 20 सितंबर जो है वो एक टाइम लिमिट था जिसके अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के नाम पर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जब मैं जुलाई का रिटर्न फाइल करूंगा, वो कब करूंगा? अगस्त में। अगस्त का रिटर्न फाइल किया मैंने 28 सितंबर को। इन रिटर्न में मैं सिर्फ ये दिखाता हूं कि मैंने टैक्स कितने का पे कर दिया। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी जो है वो जुलाई मंथ की थी आपके 80,000, 70,000, ये अगस्त मंथ की थी, और सितंबर मंथ 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक की, अप टू 28 सितंबर। तो उसके बाद तो मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। ये लायबिलिटी आती है मेरी 30,000। तो मेरी टोटल लायबिलिटी जो है वो कितनी है? 80,000, 70,000, 30,000, 1,80,000, जबकि मैंने कितना पे कर दिया था स्टार्टिंग में? 2 लाख रुपया। अब क्या होता है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर अपना रिटर्न फाइल करेगा। जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है ना, उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, और 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर, ऑब्वियसली अर्लियर यही होगा। तो यहाँ पे 27 सितंबर को अपना रिटर्न फाइल करेगा। कौन? ये नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसमें वो फाइनल एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट में क्या लिखेगा कि मैंने एडवांस टैक्स पे किया 2 लाख का, जबकि मेरी लायबिलिटी है 1.8 लाख, 20,000 या 20,000। ये जो 20,000 ये मुझे रिफंड मिलना चाहिए। ये सारा एडजस्टमेंट करके देंगे तब जाकर के उनको रिफंड मिल जाएगा। ओके, एमसीक्यू आएंगे। ओके, अरे दिव्या शर्मा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पे भरोसा है। तो एक काम करना, खाली सिर्फ एक काम करना, ये जो चैप्टर है ना, आपको अगर डरावना लग रहा है ना, आज का मेरा सेशन एंड होने के बाद में आप इस चैप्टर के तीनों पार्ट जो है, तीनों चारों पार्ट, 4 पार्ट, चारों पार्ट वापस से देखोगे। 4 पार्ट वापस से देखने के बाद सिर्फ मैं जो एमसीक्यू टेस्ट लूंगा वो दे देना। आप बोलो तो मैं इसका एमसीक्यू टेस्ट जो है 6 तारीख को जो है, 6 या 7 तारीख में से एक दिन ले ही लेता हूँ एमसीक्यू टेस्ट, सिर्फ इसी चैप्टर का, जिसमें हर तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज कवर कर लूंगा मैं विद अमेंडमेंट, सारे ट्रिकी एमसीक्यूज वगैरह, तो वो मैं कवर कर लेता हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। खाली इसी चैप्टर का लेता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं बेटा, हम 7 तारीख को ही रख लेते हैं। 7 को जब हमारा सेशन खत्म होगा, नाइट में एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, या बीच में आफ्टरनून का या इवनिंग का जो भी टाइम होगा, मैं कल आपको एक ग्रुप में डाल दूंगा। उस टाइम पर एक एमसीक्यू सेशन रख लेते हैं इसी चैप्टर का, बट उससे पहले एक बार इसको वापस से एक बार देख लेना। ओके, हो जाएगा, ठीक है? घबराओ मत यार, मेरे रहते आप यूं टेंशन लोगे फिर क्या मतलब। चलो आ जाओ। Refund of any amount after adjusting tax payable shall be claimed in last return required to be furnished. डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिसिपिएंट या सप्लायर दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है। एसईजेड को अगर आप सप्लाई करते हैं तो आरएफडी 01 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट उसके अंदर
गुड्स ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए यूज हुआ तो ही रिफंड मिलेगा, या सर्विस ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए यूज हुई तो ही रिफंड मिलेगा। और ये हमको पता कैसे लगता है? एसजेड ऑफिसर के एक्नॉलेजमेंट जो देता वो उसके बेस पर। चलो अब रिफंड का प्रोसीजर आ जाओ। रिफंड को एक फ्लो चार्ट में समझा, ये आपके 2 पेज में लिखा हुआ मॉड्यूल के अंदर, बराबर है। इसको मैंने फ्लो चार्ट में ले लिया, पूरा पूरा इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। सबसे पहले स्टार्ट, यहाँ पे केस लेते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे हमारे दोस्तों का, किन के नाम थे? मणिक, अमिका, अवनिका, अवनिका, मणिक, इनका एग्जांपल लेते हैं। अवनिका ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, अवनिका ने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फर्निश कर दिए, RFD 01 फॉर्म भी भर दिया। और अवनिका के डॉक्यूमेंट देखते मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सीधी बच्ची है, ये तो फ्रॉड कर ही नहीं सकती है, नहीं नहीं, इसकी एप्लीकेशन पर शक करना मतलब प्रभु की एप्लीकेशन पर शक करने के जैसा है। मैंने कहा रिफंड ग्रांटेड, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड, यस मेक एन ऑर्डर। GSD RFD 06 एक फॉर्म होता है जिसमें रिजेक्शन या सैंक्शन का ऑर्डर पास किया जाता है, फॉर सैंक्शनिंग द क्लेम, ऑर्डर पास, ऑर्डर पास। ओके ओके, आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड। नहीं नहीं नहीं, ये जो भाई साहब है अपने, कौन? मणिक, मणिक चावला जी जो है, इनके डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं थे, आई एम नॉट हैप्पी। मैंने मणिक चावला जी को बोला, मैंने कहा सॉरी मिस्टर मणिक, बोले हाँ। मैंने कहा मैं आपको रिफंड नहीं दे सकता। उन्होंने बोला सर रीजन, कारण? मैंने कहा देखो आपका रिफंड एडमिजिबल तो है बट पेबल नहीं है, या एडमिजिबल भी नहीं और पेबल भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या सुनना। एडमिजिबल है बट पेबल नहीं है, इसका मतलब क्या? रिफंड मिलना तो चाहिए आपको बट देंगे नहीं। मणिक ने बोला क्यों नहीं दोगे? मैंने कहा आपके पुराने कुछ पाप किए हुए हैं, मतलब पुराना कुछ टैक्स लाइबिलिटीज बाकी है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे हम उसको, बराबर। तो ये मैं राइटिंग में लिख करके दूंगा कि क्यों हम नहीं दे रहे हैं। ये एडमिजिबल ही नहीं है कि जो इस चीज का रिफंड आप ले रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह आपने प्रॉपर नहीं दिए तो हम आपको रिफंड नहीं देंगे। तो रिफंड इज नॉट एडमिजिबल, इज नॉट पेबल, या एडमिजिबल है बट नॉट पेबल। प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू शोकॉज नोटिस RFD 08। मैं मणिक को क्या करूंगा, RFD 08 में शोकॉज नोटिस भेजूंगा कि मिस्टर मणिक कारण बताओ क्यों आपको रिफंड दे इस केस में, ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमको लगता है कि रिफंड नहीं मिलना चाहिए, तो कारण बताओ कि क्यों रिफंड दे। अब नेक्स्ट 15 डेज में RFD 09 में रिप्लाई करेगा, फॉर्म नंबर खाली RFD 01, 06, 01A और आगे 10, ये 4 याद रखने, सब याद रखने की जरूरत नहीं है सब। 15 दिन के अंदर अंदर मणिक मुझे रिप्लाई करता है, रिप्लाई से अगर मैं सेटिस्फाई हूं रिफंड ग्रांट कर देंगे, नहीं सेटिस्फाई हूं तो रिजेक्ट कर देंगे। ग्रांट करेंगे तो मैं पहले सैंक्शन करूंगा रिफंड, वो RFD 06 में होगा, और रिजेक्ट करूंगा तब भी RFD 06 में रिजेक्ट किया जाता है। ओके जयेश जारवानी जी, बेटा जी कॉपीराइटेड कंटेंट है बेटा जी वो, इसलिए मुझे लाइव लेना पड़ रहा है। पहले मैं रिकॉर्डिंग ही थे, फर्स्ट 14 लेक्चर रिकॉर्डिंग थे बेटा, और रिकॉर्डिंग हमने दी है। उनको परमिशन सिर्फ 4 डेज की थी, 4 डेज मैंने अनाउंस भी किया था 4 दिन के लिए रहेंगे बेटा, 4 डेज के लिए उन लेक्चर को 4 की बजाय 6-7 डेज तक रखा हमने। पर आप क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स आते जा रहे थे तो हमको पहला नोटिस मिला कि 4 डेज से ज़्यादा आपने लेक्चर क्यों अपलोड रखे, हमने आपको परमिशन 4 दिन की दी है, क्योंकि मेरे लाइव बैचेज चालू हो चुके थे मुंबई में। उसके बाद में स्टूडेंट्स की और डिमांड आई, मैंने वापस से परमिशन ली 4 दिन के लिए वापस से लेक्चर अपलोड कर दूं। उन्होंने फिर 4 दिन की परमिशन दी, उसमें भी 6 दिन तक रखे थे हमने, बराबर। फिर एक नोटिस आ गया मुझे, अब मेरी वजह से दूसरों का नुकसान हो वो भी सही नहीं है, तब मैं लाइव लेने के लिए आया। मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ आपका, पहले लाइव नहीं ले रहा था मैं। लाइव क्यों ले रहा हूँ कि लाइव पे कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो मुझे लग गया कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे नए नए आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो टॉपिक मिस हो गए वो फर्स्ट टू 14 लेक्चर उनका क्या करेंगे। मैं रिवीजन लेक्चर मार्च एंड में अपलोड करूंगा, मार्च एंड में रिवीजन लेक्चर अपलोड करूंगा कि पूरा आईडीटी जो 20 घंटे के अप्रॉक्स में रिवाइज होगा, उसमें 20 आवर्स में रिवाइज होगा। जब वो रिवीजन लेक्चर में अपलोड करूंगा, बराबर है, उसमें से आप कवर कर लेना, वो अमेंडेड लेक्चर रहेगा, पूरा रहेगा, उसमें आप कवर कर लेना। ओके
कोई बात नहीं जयेश बाबू, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई आपको, आप समझिए, मैं आपकी मदद करूंगा, 100% करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगा, 100% करूंगा, बट थोड़ा सा टाइम, या तो वो लोग मुझे परमिशन फिर दे दे 4 दिन की, तो मैं वैसा कर दूंगा, बट 4 दिन में 14 लेक्चर नहीं देख पाओगे बेटा। ओके चलो नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफंड एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी टैक्स पेयर एक बार पहले रिफंड, जैसे मैंने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया डिपार्टमेंट को, तो क्या होता था, ऐसे कई बार हुआ है, हमारे क्लाइंट के साथ में भी हुआ है, हम क्या करते थे, रिफंड के लिए अप्लाई कर देते, फिर कुछ चीजें हमको लगती थी प्रॉपर नहीं, हम क्लाइंट को बोलते थे कि भाई ये प्रॉपर नहीं है, बट उसको विड्रॉ नहीं कर सकते थे, एक बार अप्लाई कर दिया, फिर हम देखते थे रिफंड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। अभी विड्रॉल का प्रोविजन है कि हम एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एप्लीकेशन दी और मेरी एप्लीकेशन पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं विड्रॉ कर सकता हूं। मैंने आज रिफंड एप्लीकेशन दे दी, रिफंड एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड अभी तक सैंक्शन नहीं किया, मैंने यू प्रोविजनली रिफंड के लिए अप्लाई किया कि मुझे प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाए, जीरो रेटेड सप्लाई में मिलता है ना 90%, मैंने कहा मुझे प्रोविजनल रिफंड दे दिया जाए, बट उन्होंने अभी तक सैंक्शन नहीं किया, और मुझे याद आता है यार मैंने गलत फिगर डाल दिया है, मैं उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता हूं ताकि नई एप्लीकेशन दे सकूं। फाइनल रिफंड सैंक्शन ऑर्डर, या मैंने अप्लाई कर दिया रिफंड के लिए, बराबर है, और उन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं पास किया मुझे सैंक्शनिंग का, और मुझे पता लग गया कुछ गड़बड़ है, मैं विड्रॉ कर लूंगा। या पेमेंट ऑर्डर अभी तक पास नहीं किया, रिफंड विदहोल्ड ऑर्डर, विदहोल्ड ऑर्डर क्या होता है कि डिपार्टमेंट रिफंड सैंक्शन तो कर देता है कि महेश गौड़ आपको रिफंड मिलेगा, बट बोल दिया इस रिफंड को हम रोक रहे हैं, देंगे नहीं तेरे को, क्यों नहीं दोगे, बोले तेरे पुराने पाप बाकी है ना, उनके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, तो उसका ऑर्डर पास होने से पहले एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूं। या कोई शोकोज नोटिस इशू करता है, कौन सा, ये वाला जो अभी अपन ने किया ना ऊपर देखो, ये शोकोज नोटिस इशू करता है RFD 08 में, उससे पहले पहले एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूं। तो इन शॉर्ट डिपार्टमेंट मेरी एप्लीकेशन पे कुछ, मेरे एप्लीकेशन वाले एक्शन पे कुछ रिएक्शन दे, उससे पहले पहले विड्रॉ कर सकता हूं इन शॉर्ट। ओके जयेश बाबू, रिवीजन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशाल जायसवाल जी, मेरी वाली बुक का PDF ना, वो तो नवंबर 22 का ले लो और अमेंडमेंट ले लो बेटा, मई वाली तो मैंने भी नहीं निकाली है, पर नवंबर 22 की डाली हुई है मेरी। ओके आ जाओ, आ जाओ। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये थ्योरी के अंदर इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है, और 2 बार एग्जाम में आ चुका है। पूछने के 3 तरीके, कितने तरीके, 3 तरीके, तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, पहले तो ये समझो। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, रिफंड उसी आदमी को दो जिसने बर्डन बेयर किया, जिसने बर्डन बेयर नहीं किया उसको रिफंड नहीं मिलना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं, इधर देखना, फिर आता हूं वापस उन 3 क्वेश्चन पे, इधर देखना। ये डिपार्टमेंट, ये मैं, ये मिस्टर है, मैंने मिस्टर को कुछ गुड सप्लाई किया, इसकी वैल्यू है 10 lakhs, GST मैंने लिया 28% से 2.8 lakhs। फिर मुझे याद आता है कि अरे यार मैंने 2.8 lakhs का GST ले लिया, जबकि GST की रेट तो 18% ही है उस प्रोडक्ट पर, तो मैंने डिपार्टमेंट को 1.8 lakhs ही पे किया, जो 18% होता है, बराबर है। या मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट को पहले पूरा पे कर दिया 2.8 lakhs, पे करने के बाद मुझे रियलाइज होता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मिस्टर ए से 28% की रेट से GST ले लिया, जबकि रेट तो 18% ही है, और डिपार्टमेंट को पे भी कर दिया 28% से लेकर के, डिपार्टमेंट को पे भी कर दिया मैंने। तो मैं डिपार्टमेंट को बोलता हूँ प्लीज मैंने 2.8 lakhs दिया, उसमें से आप मुझे रिफंड दे दो कितना, 1 लाख का, क्योंकि 18% की रेट ही है, तो 1.8 lakhs से बनता है। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, मुझे तेरी पॉकेट से दे रहा है क्या तू, तेरे पॉकेट से दे रहा है, मैंने कहा मतलब, बोले मुंह उठा करके आ जाते हो तुम लोग रिफंड लेने के लिए, तुमने बर्डन बेयर किया क्या,
मैंने कहा नहीं, मैंने तो इससे लिया है। तो फिर तू कैसे आ गया? वो आएगा रिफंड लेने के लिए, तू नहीं आएगा। रिफंड उसको मिलेगा जिसने एक्चुअल बर्डन बेयर किया। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने मिस्टर ए को बोला जा भाई रिफंड ले ले तू। ये गया डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट मुझे रिफंड चाहिए। डिपार्टमेंट बोला अच्छा क्रेडिट ले लिया था क्या तूने इसका? बोले हाँ। तो बोले फिर बर्डन तूने कहाँ बेयर किया? तो आईटीसी ले चुका इसका, बोल। ये बोलता नहीं नहीं मैंने आईटीसी नहीं क्लेम किया। दिखा एविडेंस, ये एविडेंस वगैरह देगा इनको। फिर जब इनको लग गया कि इसने आईटीसी से 1.8 लाख का लिया है तो उसको 1 लाख का रिफंड मिल जाएगा। ओके, ये पूरा पूरा एक सिस्टम होता। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, रिफंड उस शख्स को मिलना चाहिए तो शख्स एक्चुअल में बर्डन बेयर कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, एक्सेप्शन बताओ प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रिंसिपल्स बताओ क्या है, बराबर है वो चीज बताओ। तो अनजस्ट एनरिचमेंट का आपको प्रिंसिपल बताना है यहां पर। अब उसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब वो केसेस जिसमें आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं कि बर्डन आपने बेयर किया, वो केसेस जिसमें ये साबित करने की जरूरत नहीं कि बर्डन आपने बेयर किया। क्यों? क्योंकि उनमें बर्डन आप ही बेयर करते हो, आप ही बेयर करते हो, सीधा आपको रिफंड मिल जाएगा बिना मगजमारी के, बिना टेंशन के। दूसरा क्वेश्चन, वो केसेस बताओ जिसमें रिफंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक्चुअली रिफंड क्या होता है, जब तक ये साबित नहीं करेगा ना मिस्टर है कि इसने बर्डन बेयर किया, तो 1 लाख रुपया कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देता डिपार्टमेंट, फिर इस फंड में जाता है। जैसे ये साबित कर देगा उसके बाद इसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड से रिफंड दिया जाता मिस्टर ए को। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वो केसेस बताओ जिसमें रिफंड अमाउंट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू, डायरेक्टली क्रेडिटेड होते हैं टू बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट। सीधा एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट में रिफंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कोई कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। लॉजिक सिंपल सा है, क्योंकि वो केस ऐसे हैं जिनमें बर्डन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट ही बेयर करता है और कोई माइका लाल वो बर्डन बेयर नहीं कर सकता है, इसी को करना पड़ता है। इसलिए डिपार्टमेंट को पता है कि इसके अलावा कोई और बर्डन बेयर ही नहीं करेगा, इनको रिफंड दे देते हैं। तीसरा केस, वो केसेस बताओ जिसमें रिफंड अमाउंट मोर देन 2 लाख है बट सीए या सीएमए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, सीए सीएमए सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इन तीनों का एक ही आंसर है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है बेटा ये। ओके, अब इन तीनों का एक ही आंसर है, वो आंसर क्या जरा मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मीनिंग क्या है, theory of unjust enrichment postulates that only a person who has not passed the incidence of tax will be eligible to claim the refund। वो शख्स जो टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन नहीं करेगा वही रिफंड लेने के लिए एलिजिबल है, वही रिफंड लेने के लिए एलिजिबल है। सर्टिफिकेट ऑफ सीएसीएम है, if refund claim exceeding 2 lakhs a certificate from a chartered accountant या cost accountant will have to be given। refund directly paid to applicant और सर्टिफिकेट ऑफ सीएसीएम है नॉट रिक्वायर्ड। मतलब रिफंड जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेंट के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा या सीएसीएमए के जो है एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड ये जो है रिक्वायर्ड नहीं है, सीएसीएमए का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। और या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। आ जाओ कौन कौन से केस इधर देखना और सबका लॉजिक सुनते जाना। रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ or on input or input services used in making such export
सप्लाई टू एसजेड विल नॉट बी कवर्ड हियर। ये क्या बोलना चाहते हैं, इधर देखो, ये मैं हूं एमजी, मैं गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मान लो यूएसए को सप्लाई कर रहा हूं आईजीएसटी पे करके, या मैं एसजेड को सप्लाई कर रहा हूं गुड्स या सर्विसेज आईजीएसटी पे करके। इसमें से ये वाला केस वो है जिसमें सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा रिफंड का। क्यों? क्योंकि ये मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, ये मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, क्योंकि माल आउटसाइड इंडिया जा रहा है, सीधा सा एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया से निकल चुका माल। अब वो तो कोई जीएसटी पे करेगा नहीं, वहाँ का पर्सन तो मुझे कोई जीएसटी देगा नहीं, बराबर है। तो बर्डन मैं किसी पे पास ऑन कर ही नहीं सकता हूँ, वो मेरी पॉकेट से लगना है। यहाँ पे भी सेम केस है, बट ये एसजेड का एरिया इंडिया में है, और इंडिया में जब गुड्स जाता है तो फ्रॉड होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? मान लो इस एसजेड का मालिक है मुकेश अंबानी जी, उनके 2 यूनिट है, एक एसजेड में एक नॉन एसजेड में। मैंने यहाँ पर सप्लाई किया गुड्स, बराबर है, और एसजेड ऑफिसर ने मुझे एक एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया। अब मैंने बोला जी मैंने जीएसटी जो है पे कर दिया वहां पर, जीएसटी लाओ मुझे रिफंड दे दो। वो क्या बोलेगा, पहले हमको देखने तो दो वो एलिजिबल है या नहीं है, क्योंकि आपने तो गुड सप्लाई कर दिया बट वो उस ऑपरेशन के लिए यूज हुआ नहीं हुआ, वो तो 2-3 महीना लगेगा यूज होने में, बराबर है। तब तक हमको सारी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से उन्होंने यहाँ पे सप्लाई करवा दिया उसको, हो सकता है आपके साथ पहले से मिली भगत हो उनकी, है तो ये इंडिया में ही ना, तो रिस्क फैक्टर है। तो हमको पहले साबित करो कि यहां पर इस ऑपरेशन के लिए, जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए गुड्स मंगवाया गया था, सर्विस मंगवाई गई थी, उसके लिए यूज हुई या नहीं, बराबर है। तो इसकी वजह से इसमें आपको डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलता, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाता है, फिर जब आप साबित करते हो तो आपको डायरेक्ट रिफंड मिलता है। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं आपके जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जो केस है, उसमें अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, मैंने कोई रॉ मटेरियल खरीदा या कोई इनपुट सर्विस ली मैंने, बराबर है, तो रॉ मटेरियल अगर मैंने खरीदा उस पर मैंने जीएसटी पे किया, जीएसटी तो मैंने ही पे किया, फिर मैं जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूँ, जीएसटी तो चार्ज ही नहीं कर रहा, जीएसटी तो चार्ज ही नहीं कर रहा, तो ये मेरा अनयूटिलाइज आईटीसी, उसका मुझे रिफंड मिलेगा, और बर्डन तो मैं ही बेयर करूंगा ना, क्योंकि मिला ही वो इनवर्ट सप्लाई मुझे, तो टैक्स तो मैंने ही दिया होगा उसके ऊपर, बराबर है। रिफंड वाउचर के बेस पर रिफंड, रिफंड वाउचर कब इशू करते हैं? आपने मुझे एडवांस दिया, मैं आपको रिसिट वाउचर इशू करता हूँ। क्या इशू करता हूँ? रिसिट वाउचर इशू करता हूँ, जब आप मुझे एडवांस देते हैं। तो आपने मुझे एडवांस दिया, मैंने आपको रिसिट वाउचर इशू कर दिया। जैसे ही मैंने आपको रिसिट वाउचर इशू किया, रिसिट वाउचर इशू कर दिया, फिर आपने बोला नहीं सर वो एक्चुअली क्या है, ट्रांसफर हो गया, मेरे को अभी कोचिंग नहीं चाहिए, मुझे रिफंड दे दीजिए। अब मैंने आपको सप्लाई नहीं दी ना, टैक्स इनवॉइस इशू किया, मैं आपको रिफंड देता हूँ, तब मैं रिफंड वाउचर इशू करता हूँ। अब उस रिफंड वाउचर के बेस पे मैं रिफंड लूंगा, इसका इसका रिफंड लूंगा जो मैंने डिपार्टमेंट को टैक्स पे किया। नहीं समझे तो इधर समझो एग्जांपल से। ये देखो, समझो, विकास और शानू, ये विकास शानू, शानू विकास के पास में आता है, विकास को एडवांस देता है 10 लाख रुपया प्लस जीएसटी 1.8 लाख। इस सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, ये डिपार्टमेंट है। शानू क्या करता है डिपार्टमेंट को, ये जनवरी में ट्रांजेक्शन हुआ था, जैन 23 में। शानू क्या करेगा, फेब में डिपार्टमेंट को 1.8 लाख दे देता है, 20 फेब को 1.8 लाख दे दिया। जब एडवांस मिला था तो उसको रिसीट वाउचर इशू किया था कौन, विकास ने, बट अभी तक विकास ने सप्लाई नहीं की इसको, ना कोई टैक्स इनवॉइस इशू है,
ना कोई टैक्स इनवॉइस इशू है, बराबर, ना कोई सप्लाई हुई है। अब इधर देखना इस जगह पे, ये भाई साहब शानू आकर के बोलता है विकास को, अरे भाई वो माल खरीदना था बट अभी क्या पोजीशन बहुत टाइट है, पैसों की बहुत जरूरत है भाई, तू समझ सकता है मुझे अभी शादी करनी है। तो बोले पैसे नहीं है तो शादी क्यों करा है? बोले भाई तुझे दिया वो दे देना यार, मेरा काम निकल जाएगा। बोले ठीक है। अभी ओके, ये रिफंड करता है 10 लाख प्लस जीएसटी 1.8 लाख। अभी जीएसटी का अमाउंट विकास जो डिपार्टमेंट को दे चुका है, डिपार्टमेंट को दे चुका है। उस बंदे को विकास चाहे तो बोल सकता है कि तू डिपार्टमेंट से ले लेना जीएसटी का अमाउंट, मैं नहीं दे रहा, 10 लाख दे रहा हूं मैं। और उसने बोला नहीं भाई दे देना यार पूरा। तब ये बोलेगा ठीक है मैं रिफंड वाउचर इशू करता हूँ, तो उस पर साइन कर। इसने रिफंड वाउचर इशू किया, इसने साइन किया। रिफंड वाउचर को इसने डिपार्टमेंट को दिखाया कि भाई जो मैंने आपको टैक्स पे किया था 1.8 लाख, वो सर्विस अभी तक मैंने नहीं दी है, तो मैंने नहीं दी है तो आप मुझे वो रिफंड कर दो। तो डिपार्टमेंट उस रिफंड वाउचर के बेस पर ये 1.8 लाख वापस से विकास को रिफंड कर देंगे। राहुल मानवानी जी, मैं नारायण अक्सर आता रहता हूँ, मैं नारायण अक्सर आता रहता हूँ, मार्च में भी आने वाला हूँ मैं। थैंक यू रेशम जी, आ जाओ, चले। मेरा नारायणा जयपुर के पास में है, जयपुर फुलेरा के पास में एक जगह है, जो हमारे आराध्य देव है दादू दयाल जी महाराज, उनका बड़ा मंदिर है वहां पर। आओ बेटा ना। इसके अंदर फिर कौन सा केस आता है? टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड। अगर मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह गलती से आईजीएसटी पे कर दिया 18,000, फिर मैं राइट अमाउंट पे करता हूं अगले महीने सीजीएसटी और एसजीएसटी जो विदाउट इंटरेस्ट पे होता है, तो ये जो रॉन्ग अमाउंट पे किया इसका रिफंड मुझे ही मिलेगा, क्योंकि बर्डन तो मैंने ही बेयर किया है, किसी और ने बेयर नहीं किया यहाँ पर। नेक्स्ट, द टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी or any other amount paid by the applicant if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person। अगर आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया तो आप डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, बट साबित करना होगा। या the tax or interest borne by such other class of applicant as the government may on recommendation of the council by notification। गवर्नमेंट अगर काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किसी पर्सन को नोटिफाइड डिक्लेयर कर देती है कि भाई इस पर्सन को डायरेक्ट इसके बैंक अकाउंट में रिफंड मिलना चाहिए, कोई सीएससीएमए का सर्टिफिकेट नहीं लेगा, इससे बड़ी 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो, तो फिर उसको मिल सकता है। अभी ये हाल फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। आ जा बेटा, ये की है आपको पूरे पॉइंट याद रखवाने की, समझो यहाँ पर रिफंड रॉन्गली क्लेम्ड ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय नोटिफाइड पर्सन, ये की है आपको याद रखने की। पहला पॉइंट रिफंड, रिफंड का मतलब रिफंड वाउचर, रिफंड वाउचर के बेस पर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का भी होगा तब भी सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या क्वेश्चन ये पूछे कि एक्सेप्शन लिखो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का, तब भी है। रॉन्गली का मतलब आप टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड, बराबर है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का केस, एक्सपोर्ट में दोनों आ जाएंगे, जीरो रेटेड सप्लाई और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स आफ्टर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी।
ओके, और नोटिफाइड पर्सन आ गए। खाली एक जो नहीं आया वो ये है कि अगर आप बर्डन पास ऑन नहीं करते तो आपको रिफंड डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, चलो दोनों के लिए बेटा। मेले में मेरे को स्वामी जी का फोन आया था बेटा, स्वामी जी का फोन भी आया था, बात भी, तो स्वामी जी से डायरेक्ट बात होती है मेरी, बट मैं जा नहीं पाया था क्योंकि अपने ये भागवत वगैरह के इनकी सबकी तैयारी शुरू करनी थी इसके लिए ना। आ जाओ, विदहोल्ड ऑफ रिफंड क्लेम, अब आ रहा है विदहोल्ड की बात। डिपार्टमेंट आपके रिफंड को विदहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। डिपार्टमेंट आपके रिफंड को कब रोक सकता है, इधर आ जाओ। When the proper officer or commissioner is of the opinion that the amount of refund liable to be withheld under the provision of section 54 subsection 10(11), he pass an order informing the applicant reason to withholding of such refund। अब इधर आ जाओ, इसमें अमेंडमेंट है बेटा। विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड, डिडक्शन ऑफ ड्यूज, विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड या डिडक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम रिफंड, ये क्या बोलना चाहता है, सिंपल सा लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। होता क्या है, आप डिपार्टमेंट के पास में कोई केस हार गए, केस हार गए तो आपके पास में एक टाइम लिमिट होता है 3 महीने का। 3 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर लो, डिपार्टमेंट, फर्दर डिपार्टमेंट के लिए अपील कर दो। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इधर देखना, ये है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके, ये मैं हूं एमजी। हुआ क्या, मेरा कोई केस चल रहा था पुराना 2019-20 का, वो केस में हार गया, उसका डिसीजन अभी आया 1 जुलाई को, 22 को उसका डिसीजन आया। मेरी लायबिलिटी है 20 लाख, मुझे 20 लाख रुपया पे करना है। अब मेरे पास में क्या होता है, 3 महीने का टाइम होता है, मैं इसके खिलाफ अपील में चला जाऊं, बराबर है, तो मैं अपील में गया ही नहीं, वो 3 मंथ्स का टाइम एक्सपायर हो गया। दूसरा क्या ऑप्शन होता है, अगर मैं अपील में नहीं गया तो मैं स्टे ले लूं कि भाई ये तो 3 महीने के बाद रिकवरी करना शुरू कर देंगे, ये रिकवरी करेंगे मुझसे आकर के, तो मैं स्टे ले लूं किस चीज का, कि मैं जाकर के कोर्ट में ये बोल देता हूं या ट्रिब्यूनल में ये बोल देता हूं कि भाई मैं साबित कर दूंगा, या अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, प्लीज मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, तो प्लीज स्टे लगा दीजिए, कि किसी भी तरह से स्टे लगा दीजिए कि मुझसे रिकवरी ना करे, या मैं साबित कर दूंगा कि मैं गलत नहीं हूं, बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज इनको बोलिए कि मुझसे रिकवरी ना करे, स्टे लगा दिया जाए। तो इन पे स्टे लगाने की बात मैं करता हूँ। या कई बार क्या होता है कि ये टाइम लिमिट जो होती है ना 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ होती है, वैलिड रीजन होने पे 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। मेरे 3 महीने एक्सपायर हो गए, 3 महीने एक्सपायर हो गए, 3 महीने के बाद ये अपनी औकात में आ जाएंगे, ये मुझसे रिकवरी करना शुरू कर देंगे। अब मेरे को लगा कि भाई मैं 3 महीने से मुंबई इंडिया में ही नहीं हूं, मैं बाहर था, जैसे आया मालूम चला मैं केस हार गया, तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला भाई साहब थोड़ी सी मदद कीजिए मेरी, बोले क्या, बोले कि सिर्फ इतना कर दीजिए मेरी खातिर में कि 1 महीने का अभी एक्सटेंशन दे दीजिए, मैं उसमें एप्लीकेशन देता हूँ। अपीलेट अथॉरिटी रेडी हो गई, बट ये 3 महीने के बाद रिकवरी करना शुरू कर रहे हैं, तो मैंने अपीलेट अथॉरिटी को बोला कि प्लीज एक स्टे दे दीजिए, उनको बोलिए कि रिकवरी ना करें मुझसे अभी, मैं आपके पास में एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ, मैं केस जीत जाऊंगा मुझे पता है, तो वो स्टे दे देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया और मैंने कोई स्टे भी नहीं लिया, मैंने कोई स्टे भी नहीं लिया, तो ये रिकवरी शुरू कर देंगे। और जब ये रिकवरी शुरू करते तो ये देखेंगे मेरा कोई रिफंड बाकी है क्या, तुमको मालूम चला कि हाँ मेरा रिफंड बाकी है, अक्टूबर मंथ में मेरा कोई रिफंड बाकी है, बराबर है, और वो रिफंड का अमाउंट है 25 लाख रुपया, ये उसको विदहोल्ड कर लेंगे। विदहोल्ड करके मुझे बोलेंगे भाई पहले ये पुराने ड्यूज है ना, इसके खिलाफ एडजस्ट करेंगे हम 5 लाख, ये 20 लाख, बाकी का 5 लाख जो बच गया वो आपको दे देंगे, वो रिफंड कर देंगे। ओके,
आ जाओ। हाँ, वेयर एनी रिफंड इज ड्यू टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न, रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा है, हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विच हैज नॉट बीन स्टेड, जिसका स्टे भी नहीं लिया, मतलब मैं केस हार चुका, मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी और टैक्स देना 20 लाख रुपया, नॉट बीन स्टेड बाय एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल या अपीलेट अथॉरिटी बाय द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन अपील अंडर दिस एक्ट एंड द प्रॉपर ऑफिसर। तो ना तो मैंने जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फाइल करने की तब तक ना तो मैंने कोई स्टे लिया है और ना ही मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल की है, तब डिपार्टमेंट मेरा क्या करेगा, रिफंड रोक लेगा, क्योंकि अब उनको रिकवरी करनी है। स्टे ले लेता तो डिपार्टमेंट की रिकवरी करने की औकात नहीं होती, वो रिकवरी नहीं कर सकता था, या एप्लीकेशन फाइल कर देता तब भी वो रिकवरी करने की औकात नहीं होती। वो मैं आपने देखा होगा अपील्स एंड डिवीजन लेक्चर, जब हम प्री डिपॉजिट देते हैं तो रिकवरी पे ऑटोमेटिक स्टॉप लग जाता है, स्टे लग जाता है ऑटोमेटिक। विदहोल्ड अमाउंट, withhold payment of refund due until said person has furnished the return and paid the tax interest or penalty as the case may be। मतलब जब तक मैं टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मेरे ड्यूज है वो पे नहीं करूंगा तब तक वो मेरा रिफंड रोक करके रखेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड ड्यू एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट विच टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू पे बट विच रिमेन्स अनपेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब मेरा जो ड्यूज है जो मेरे को पे करने थे नहीं पे किए उनके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे उसको। अब ये एक और केस है, विद होल्डिंग ऑफ रिफंड टिल डिस्पोजल ऑफ अपील। ये क्या बोलते हैं, कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट सैंक्शन कर देता मुझे रिफंड, मैंने अपील की कि भाई मुझे रिफंड मिलना चाहिए। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इस केस को भी कवर कर लेता हूं, बराबर है, इसके अलावा दो और केस इंटरेस्ट के उनको भी कवर कर लेता हूं यहीं पर। ओके, इधर एक एग्जांपल से ले रहा हूं, मान लो MG अप्लाई फॉर रिफंड, मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया ऑन 1 जुलाई 2022 तो रुपीज 10 लाख का रिफंड था। केस 1, रिफंड सैंक्शन बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ने रिफंड सैंक्शन कर दिया, बराबर, सैंक्शन कर दिया। अब जैसे डिपार्टमेंट ने रिफंड सैंक्शन किया, रिफंड सैंक्शन कौन करते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन से लोग आते हैं, नहीं मोशा खान माशू खान वो नहीं आते, दूसरे एक्ट वाले नहीं आएंगे, खाली जीएसटी के ड्यूज बाकी है तो खाली वही आएंगे। जैसे सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी का, आईजीएसटी का रिफंड है तो सीजीएसटी के कोई ड्यूज है तो वहां पे रोक सकते हैं वैसा। ओके ना, अब यहां पर क्या हुआ, रिफंड सैंक्शन तो हो गया मेरा, सैंक्शन होने के बाद एक प्रॉब्लम होगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन लोग होते हैं, मैंने बताया था आपको, मेनली जो काम करते हैं एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एससीडीसी और सुपरिंटेंडेंट। तो मान लो मेरा केस जॉइंट कमिश्नर के पास में था, उन्होंने रिफंड सैंक्शन भी कर दिया। सैंक्शन करने के बाद कमिश्नर को पता लगा कि महेश गौड़ को तो रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए। कमिश्नर ने बुलाया उनको, तो पागल हो गया तू, क्या कर रहा है ये तू महेश गौड़ को रिफंड दे रहा है। बोले सर उसने डॉक्यूमेंट, अरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे ही नहीं उसके, वो फर्जी आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के चला गया तुझे। अच्छा ऐसा है क्या, और नहीं तो क्या, बेवकूफ बना दिया उसने तुझे। ओके, बोले क्या करें अब, बोले करना क्या है, महेश गौड़ से मैं बात करूंगा। कमिश्नर मुझे बोलते हैं सॉरी मिस्टर गौड़, हम इस केस को फर्दर प्रोसीडिंग में लेकर के जा रहे हैं। तो अपील्स रिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि जब डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करता अपीलेट अथॉरिटी के पास, उन्होंने बोला हम अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील करना चाहते हैं, हम रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर गलत पास कर दिया, हमारे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना उन्होंने बोल दिया महेश गौड़ को रिफंड मिल जाना चाहिए ₹10 लाख का, जबकि वो रिफंड नहीं बनता आपका, सॉरी बॉस, तो हम अभी आपका रिफंड विदहोल्ड कर रहे हैं, अभी हम आपका रिफंड विदहोल्ड कर रहे हैं। अगर
हम आगे केस को लेकर के जा रहे हैं, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आपके फेवर में डिसीजन में आ गया तो हम रिफंड दे देंगे। अब इधर देखना, इसमें विदहोल्ड अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 11 11 ही है ना, 11 इन्होंने विदहोल्ड कर लिया। ओके, अब जैसे ही विदहोल्ड किया, आगे डिसीजन किसके फेवर में आया, डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसीडिंग, इन फेवर ऑफ एमजी, एमजी के फेवर में आया डिसीजन कि मिलना चाहिए रिफंड, तो अब डिपार्टमेंट यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट रिफंड विद इंटरेस्ट। तो मेरा पैसा रोका क्यों था उन्होंने, गलत किया मेरे साथ, रिफंड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। और ये कब से मिलेगा, जिस दिन मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी मैंने, कब, 1 जुलाई को, इसके 60 डेज के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। जब सैंक्शन कर दिया तो क्यों रोका मेरा रिफंड, ज्यादा एटीट्यूड आ रहा था कमिश्नर को, बोला नहीं महेश गौड़ को मिलना नहीं चाहिए, फर्जी है, फर्जी होता तो कोर्ट गलत है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गलत है, ट्रिब्यूनल गलत है, तो मिला ना रिफंड, मिला ना रिफंड, मुझे ब्याज चाहिए, मुझे ब्याज, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट। मेरा पैसा 1 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, उसके 60 डेज तक तुम रख सकते थे, उसके बाद में रखा, ब्याज दो ब्याज। यहां पर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा, कहां से, 31 अगस्त से, क्योंकि जुलाई के 30 दिन, अगस्त के 30 दिन, 60 दिन तक इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, उसके बाद से करेगा, मतलब 31 अगस्त से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और जिस दिन पे करेंगे ये मुझे, तब तक का ब्याज देना पड़ेगा इनको, तब तक का ब्याज। ओके, चलो अब आओ आगे। डिपार्टमेंट ने रिफंड सैंक्शन कर दिया, विदहोल्ड नहीं कर रहे, बट देने में डिले किया, देने में डिले किया। रिफंड ग्रांटेड ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को दिया। इतना कोई पैसा रोक करके रखता है क्या यार, जब सैंक्शन हो गया तो दे देना चाहिए, नहीं दिया। तो 60 डेज के बाद, जिस दिन एप्लीकेशन दूंगा ना मैं, एप्लीकेशन देने के 60 डेज के बाद मुझे रिफंड मिलेगा, या 60 डेज के अंदर अंदर मिल गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 60 डेज के बाद जो रिफंड मिलेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम से, बट 60 डेज एक्सपायर होने के बाद से काउंट किया जाएगा, उसको बाद से काउंट किया जाएगा। तो उधर देखो, जुलाई के 30 दिन, अगस्त के 30 दिन, मतलब 30 अगस्त, यहां तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सितंबर में दिया, कितना दिन डिले हुआ, 31 डेज, 31 डेज का डिले, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 31 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, 365 डेज कितना आता निकालो, फाइव जीरो नाइन फाइव 5096 5096 5096। ओके, डाउट, अब आगे आ जाओ, केस नंबर 2, रिफंड सैंक्शन ही नहीं किया तो क्या होगा, बराबर है। आओ, इसका फोटो ले रहा तो पहले फोटो ले लो बेटा, फोटो ले रहा तो फोटो ले लो इसका। दाऊद अली बैग, आज खत्म हो जाएगा बेटा रिफंड,
केस 2, refund rejected. रिफंड रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। अरे एप्लीकेशन दी थी बड़े प्यार से, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट कर दी। और जैसे ही मुझे पता लगा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो रिफंड नहीं दे रहे हैं, मान लो, तो मैंने क्या किया, MG अप्लाई बिफोर या एप्लीकेशन फर्निश्ड, ज़्यादा बेटर, MG furnished an application and appeal before appellate authority अपीलेट अथॉरिटी के सामने मैंने अपील फाइल की। ओके ना, अपीलेट अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर in favor of MG on 30th नवंबर 2022। 30 नवंबर को उन्होंने मेरे फेवर में ऑर्डर पास किया। बराबर, इधर देखना केस, मैंने रिफंड एप्लीकेशन कब दी थी, 1 जुलाई 2022 को 10 लाख रुपए की, और उन्होंने मेरा रिफंड रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने फर्दर अपील में गया, मैंने अपील फाइल की, अपील का ऑर्डर पास हुआ 30 नवंबर को कि महेश गुरु को रिफंड मिलना चाहिए, 10 लाख का रिफंड मिलना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, मुझे वापस से एप्लीकेशन देनी पड़ेगी क्योंकि मेरी पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, मैं वापस से एप्लीकेशन दूंगा। इधर देखना, MG फर्निश्ड रिफंड एप्लीकेशन अगेन ऑन 20th नवंबर 2022। 20 नवंबर को मैं रिफंड एप्लीकेशन दे रहा हूं, कब दे रहा हूं, 20 नवंबर को दे रहा हूं। ठीक ना, अब इधर आ जाओ, रिफंड ग्रांटेड टू MG बाय डिपार्टमेंट ऑन, कब इन्होंने मुझे रिफंड दिया, इधर आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं बेटा। इन्होंने मुझे रिफंड दिया, पहला 30 नवंबर को, दूसरा 28 फेब 2023 को, और क्वेश्चन आपको बोलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट। अब यहां पर स्टूडेंट एक गलती करेगा, वो गलती पता है क्या करेगा, वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब करेगा ना तो उसको होता है 60 डेज के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। कब मिलता है, 60 डेज के बाद। वो कैलकुलेशन यहां से करना शुरू कर, 1 जुलाई को दिया, 1 जुलाई के बाद 60 डेज काउंट करेगा कि 60 डेज एक्सपायर होने दो। तो 30 अगस्त को एक्सपायर हुआ, वो 31 अगस्त से काउंटिंग करेगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो चुकी है आपकी यहां पर। तो जब रिजेक्ट हो चुकी है ये एप्लीकेशन, तो आप जब वापस से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, कब करो, 30 नवंबर, यहां से 60 डेज एक्सपायर होने चाहिए, यहां से 60 डेज, और यहां से 60 डेज एक्सपायर होंगे, उसके बाद से इंटरेस्ट काउंट होगा। तो यहां पे तो रिफंड मुझे 30 नवंबर को मिल गया विद इन 60 डेज। तो यहां पे नो इंटरेस्ट, इस केस में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन यहां पर 60 डेज कब एक्सपायर हो रहे हैं, नवंबर के 10 डेज, दिसंबर के 31, यहां पे कर देता हूं दिसंबर के 31, कितना हो गया 41, 19 डेज जनवरी के।
90 डेज जनवरी के, 19 डेज जनवरी के। ओके, तो टोटल 60 डेज कब हो रहे हैं? 19 जनवरी को। तो डिले कितना हुआ? डिले पीरियड जनवरी के 11 दिन बराबर है 20 जनवरी से काउंट होगा 12 दिन, सॉरी 11 नहीं 12 दिन जनवरी के, 20 जनवरी से काउंट हो जाएगा ना इंटरेस्ट, 12 दिन जनवरी के, फेब के 28 दिन, टोटल कितने हो गए? 40 डेज। अब यहां पे जो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। डिपार्टमेंट अगर आपका इंटरेस्ट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट करने के बाद आप डिपार्टमेंट के खिलाफ अपील करते हैं और अपील अगर आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद वापस से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा 9% की रेट से, 9%, 9%। ओके, यहां पे इंटरेस्ट देखो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, मल्टीप्लाई बाय 40 डेज डिवाइड बाय 365 डेज, कितना आएगा? नाइन एट सिक्स थ्री, 9863। ओके, ओह सॉरी गलती से लिख दिया नवंबर 23 बेटा, नवंबर 23 नहीं, नवंबर 22 हो गई, माई मिस्टेक, नवंबर 22 है ये, विद इन 60 डेज। चलो, क्यों नहीं दे सकता? 10 दिन में दे सकता ना, 20 को ऑर्डर पास, ये अपने, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने डेट गलत लिख दी है, 30 नवंबर लिख कर यहाँ पे 20 कर दिया, तो एक काम करते ना, इसको इसको हम कर देते 30 नवंबर की वजह अक्टूबर कर दो इसको, ये लो 30 अक्टूबर। ओके, गड़बड़ नहीं होगी, 30 अक्टूबर, यस, डेट में गड़बड़ हो गई, 30 अक्टूबर। ठीक है, आ जाओ, हो गया बेटा, हो गया। ठीक है, चलो, नहीं माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, आ जाओ, चलो, अब तो नहीं है, गलती सुधर गई। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, तो ये क्या बोलता है? विद होल्डिंग रिफंड टिल डिस्पोजल ऑफ अपील, वेयर एन ऑर्डर गिविंग राइज ए रिफंड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील। मतलब रिफंड तो मिल रहा है, सैंक्शन भी हो गया, बट कमिश्नर क्या बोल रहे हैं? वो सब्जेक्ट मैटर अपील का। Further proceeding is pending. Commission is of opinion that grant of such refund is likely adversely affect the revenue in the said appeal or other order proceeding the account of fraud या committed। कि उनका ये कहना है कि जो मैंने रिफंड ले रहा हूँ फ्रॉड वगैरह करके ले रहा हूँ। After giving an opportunity of being heard, commissioner may withhold the refund till such time as he may determine। और उसके बाद क्या करेंगे? In case 5411, मतलब ये वाला केस, the taxable person shall entitled to the interest at the rate of 6% per annum if as a result of further proceeding he becomes entitled to refund। now यूएन बॉडीज का भी हम करते हैं, पहले इंटरेस्ट वाला कर लेते हैं, फिर यूएन बॉडीज पे आता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट रिफंडेबल कॉन्सिक्वेंट टू ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास कर दिया और आपको रिफंड उसके बेस पे मिल रहा है, बट रिफंड डिले हो गया, लेट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट होगा 6% पर एनम। इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज नॉट refunded within 60 days from the date of receipt of application till the date of refund। interest on amount refundable consequent to order passed by adjudicating authority, मतलब उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, फिर आप अपील में गए और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या अपीलेट अथॉरिटी ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन सुनाया, तो ब्याज मिलेगा 9% से आपको। ओके, 9% से।
अब एक काम करो, फोटो लेनी है, एक फोटो ये वाली ले लो। दूसरी फोटो ये वाली ले लो। ओके, चलो अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक, यूएन बॉडीज वगैरह का। एक इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का केस था, वो हटा चुका है, डिलीट हो चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना बेटा, वो ओमिटेड हो गया है। तो किसी के पास पुराना अगर मेरा बुक है तो याद रखना वो ओमिट हो चुका है बेटा, ठीक है। रिफंड टू यूएन बॉडीज एम्बेसीज वगैरह शुरू करें। हाँ बेटा, मैं मेड़ता सिटी जानता हूँ, पवन भाटी जी मेरे गांव के पास में ही है वो। आज मेरे गेस्ट जो आए वो मेड़ता सिटी के ही हैं। अच्छा, मेरा आपका गांव है, क्या बात, गुड। गंगावास के आगे वही ना। ना रिफंड टू यूएन बॉडीज एम्बेसीज एक्सेट्रा, ये क्या बोलना चाहता है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। ये यूएन बॉडीज है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, ये जो है अपने पवन भाटी जी, भाटी साहब है अपने। भाटी जी क्या करते हैं, यूएन बॉडीज को गुड्स या सर्विसेज दोनों में से कुछ भी सप्लाई करते हैं, वैल्यू 10 लैक्स, जीएसटी 1.2 लैक्स, इनसे चार्ज करेंगे यूएन बॉडीज से। इनसे चार्ज करने के बाद ये डिपार्टमेंट को पे कर देंगे 1.2 लैक्स, और डिपार्टमेंट वो 1.2 लैक्स इनको रिफंड कर देगा। बट ये रिफंड करने का एक प्रोसेस होता है। इन भाई साहब को एक तो अपना रिटर्न फाइल करना होगा, अपना यूआरएन नंबर वगैरह, यूआईएन नंबर यूज करते हुए, फॉरेन डिप्लोमेट से तो अपना यूआईएन नंबर वगैरह यूज करें, या अगर जीएसटीएन नंबर लिया तो जीएसटीएन नंबर यूज करते हुए अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, एप्लीकेशन देंगे उस टाइम में ये अपना जो है सारी डिटेल वगैरह फर्निश करेंगे, जिनसे भी इन्होंने माल खरीदा उसकी डिटेल, ये परचेज की डिटेल या इनवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करते हैं, सर्विस लिए तो सर्विस की, गुड्स लिया तो गुड्स की। और बाकायदा इनको बताना पड़ता है कि इन्होंने कोई टैक्सेबल पर्सन से लिया, बाकायदा उसने जीएसटी चार्ज किया या उसकी इनवॉइस की डिटेल वगैरह है, ये सब फर्निश करेंगे। फर्निश करने के बाद में ये इनको रिफंड कर देते हैं अमाउंट। ओके, समझ में आया, ठीक है। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट दे देता है बेटा रिफंड, सिद्धांत, डिपार्टमेंट रिफंड दे देता है। बट होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके होल्ड करते हैं, उनको बाद में देना ही होता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं ताकि आप उनको थोड़ा ऊपर की कमाई दे दो। कुछ लोग होल्ड करते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा खर्चा होगा, कर देंगे। आप नहीं भी दोगे तब भी 60 दिन के बाद करना ही पड़ता है उनको जनरली। ओके, आ जाओ, तो यहां पर आओ, रिफंड ऑफ टैक्स टू सर्टेन पर्सन। पहला, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। सबसे पहले तो आपको RFD 01 ये फॉर्म, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, उनको याद रख लेना। एक आपको फॉर्म GST RFD 10 ये फिल करना पड़ता है रिफंड के लिए, बराबर है। और स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई ये आपको देना पड़ता है, जो GSTR 11 आप भरते हो उसके अंदर रिटर्न कौन सा होगा, GSTR 11 में, बराबर। फॉरेन डिप्लोमेट्स, यूएन बॉडीज वगैरह GSTR 11 में सारी डिटेल देते हैं कि उनको क्या क्या इनवर्ड सप्लाई मिली है, उन पर क्या क्या GST पे किया है। जब ये RFD 10 फॉर्म फिल करेंगे तो डिपार्टमेंट इनको बोलता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर ली, तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट देता है, वो RFD 02 होता है।
एन एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड शेल बी इशूड। फ्रॉम जीएसटी आरएमडी 02 में रिफंड जो है वो कब अवेलेबल होगा? इनवर्ड सप्लाई जो ली है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन से ली हो, तो कॉमन सेंस की बात है, भाटी साहब अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होते तो पागल कुत्ते ने काटा कि वो जीएसटी चार्ज करते। उन्होंने जीएसटी चार्ज किया, इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ही होंगे। बाकायदा उनका जीएसटी नंबर भी लिखा होगा, बाकायदा जो रिसिपिएंट था उसका यूआईएन नंबर भी लिखा होगा इनवॉइस पर। नेम एंड गुड्स और सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जीएसटीआई नंबर या यूआईएन नंबर वो मेंशन होना चाहिए। या सच अदर रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन है तो उनको भी फुलफिल करो। ओके ना, बाकी का ये सिर्फ जस्ट रीड के लिए 3 ही कंडीशन काम की है। एक और आ जाओ, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर अगर आपका बैलेंस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के टाइम पे हमने कर दिया, तो यहाँ पे कट कर देना बेटा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक एमसीक्यू में ये आ सकता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ये करवाने से पहले सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर और है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठ जाना। इसको रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, मुझे आपको रिप्लाई देना कि रिफंड कितना मिलेगा। ओके, सिर्फ इसको रीड करो, इसी के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूं मैं। बेटा वीडियो को लाइक नहीं किया यार, जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो यार। बड़े यूएन बॉडीज एम्बेसीज की जो टाइम लिमिट है वो मैं आपको बता तो दूं, बट आपके सिलेबस से उनको हटा दिया गया है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, वंस इन ए क्वार्टर करते रहे, 18 मंथ्स का टाइम पीरियड है अभी, 18 महीने के अंदर अंदर कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जुलाई अगस्त सितंबर में बराबर है, जितना भी इनको इनवर्ड सप्लाई मिला उसका रिटर्न नेक्स्ट क्वार्टर में फाइल कर सकते हैं। बराबर क्वार्टरली फाइल होता है ये। ओके, हर महीने नहीं होगा, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में कर दो फाइल, नवंबर में कर दो, दिसंबर में कर दो, लास्ट लास्ट कब तक कर सकते हैं? क्वार्टर एंड होने के बाद 18 मंथ्स तक कभी भी कर सकते हैं। ओके, चलो आ जाओ। एक केस है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। राजेश, ये राजेश लोहिया जी, ये धाकल साहब। राजेश लोहिया जी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को कुछ गुड्स देते हैं जिस पर जीएसटी चार्ज करता है 18% से, 1,80,000। धाकल साहब कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को सर्विसेज देते हैं और जीएसटी चार्ज करते हैं 1,20,000। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट आगे अलग अलग जो मिलिट्री की कैंटीन से डिफेंस की उनको गुड सप्लाई करने का काम करता है। मुझे ये बताओ कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को रिफंड कितने अमाउंट का मिलेगा? रिफंड का अमाउंट बताओ कितना होगा? रीड करो और फिर लो, बाद में बीच में खड़े हो गए तो कैसे गए? गणेश धाकल बाबू, बुक नहीं है आपके पास में? बुक है ना सबके पास में? ये तो बुक का ही है। और जब इतनी देर से मैं यूं खड़ा था तब क्या फोटो लेने में टाइम लगता है? पीछे रिवाइंड करके ले लो, तो यूट्यूब पे ही ना लेक्चर, पीछे जाना आता है, पीछे जाओ, पॉज करो, ले लो। फालतू जैसी बातें करते हो। 90,000, यस, राइट आंसर 90,000। जो ये गुड्स है ना, गुड्स, सिर्फ इसका 50% आपको रिफंड
मिलेगा कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को 90,000। ओके, इसका 50% रिफंड मिलेगा, इसका नहीं, इसका नहीं, सर्विस का नहीं, सिर्फ गुड्स का बोला हूं मैं। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has notified as a person who shall be entitled to claim the refund of 50% of the applicable CGST, IGST paid by it on all inward supply of goods received by it for the purpose of subsequent supply of such goods to the unit run canteen of canteen store department or the authorized customer of the canteen store department। आ जाओ यहाँ पर, ओके एक आ जाओ इसमें, और एक क्लेरिफिकेशन है, यूएन बॉडीज स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसमें 37 में जो जीएसटी पे करते हैं, आईजीएसटी 37 की जो कस्टम्स एक्ट में लगती है, उसका रिफंड इनको मिल जाएगा। और एक आपके फॉरेन में कोई एग्जीबिशन लगती है उससे रिलेटेड भी एक क्लेरिफिकेशन है, ये वो क्लेरिफिकेशन है आपका। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, बाद में आप इसको रीड कर लेना। इधर देखो, मान लो बेटा ये मैं हूं एमजी, यूएसए में क्ले एग्जीबिशन लग रही है, और वो एग्जीबिशन के चलते मैं यहां से कुछ यूनिट्स वहां पे लेकर के जाता हूं एग्जीबिशन में, 100 यूनिट्स मान लो। तो जब ये यूनिट्स में लेकर के जाऊंगा तब इसको सप्लाई नहीं मानते, क्यों? क्योंकि मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं वहां पे ले जा रहा हूं, वहां पे सेल होगी, इसको सप्लाई नहीं मानते, तो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं होगा। क्या इशू होगा? डिलीवरी चालान। ये कब गया था गुड्स यहां से? ये गया था 1 जुलाई को। अब हुआ क्या, वहां पे गुड्स पहुंच चुका 100 यूनिट्स, वहां पे एग्जीबिशन में है। अब एग्जीबिशन में जो 100 यूनिट्स है उसका होता क्या, जरा देखना। इन 100 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स वो सेल कर देता हूं मैं, सोल्ड इन यूएसए विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। 6 मंथ का मतलब 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2023 तक बेच देता हूं मैं यूएसए में। तो इसको बोला जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई, ये जीरो रेटेड सप्लाई है। ओके, साथ में मुझे इसमें रिफंड भी मिलेगा, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई जो होता है, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड मिलता है, तो मुझे रिफंड भी मिलेगा, बराबर है किसका? अनयूटिलाइज आईटीसी का। इनमें से 20 यूनिट्स मैं इंडिया ले आता हूं वापस विद इन 6 मंथ, brought back to India within 6 months, मतलब विद इन 6 मंथ, मतलब 1 जनवरी 2023 इस डेट तक। तो ये गई थी तब भी सप्लाई नहीं थी, वापस आएगी तब भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन 30 यूनिट्स ऐसी है जो अभी तक मैं वापस लेके भी नहीं आया और सेल भी नहीं हुई वहां पे, नॉट सोल्ड विद इन 6 मंथ, 6 महीने तक सेल नहीं हुई। तो 6 महीने तक सेल नहीं की, तो आपको मालूम है एक टाइम ऑफ सप्लाई में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर किसी भी गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजा जाता है, उस टाइम पर विद इन 6 मंथ में अगर उसकी अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो सेल हो गया है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, 6 महीने में ये 30 यूनिट्स नहीं बिकी और वापस भी नहीं आई इंडिया में, तो डिपार्टमेंट प्रिज्यूम कर लेगा कि ये सेल हो गई है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा इधर देखना, तो सप्लाई माना जाएगा और इसका टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा,
बट इसमें रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड, क्यों? इसको जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे, इसमें रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर बिक करके फॉरेन करेंसी आती हो तो आई नहीं, 6 महीने में सेल ही नहीं किया आपने, बराबर है, इसका रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपका लास्ट केस था आज का। ना बेटा, अब अपना लेक्चर 2 दिन नहीं है, सीधा 6 तारीख को होगा। 6 तारीख को अपन क्या करेंगे, असेसमेंट, सर्च एंड सीजर, असेसमेंट, वो दोनों टॉपिक और ऑफेंस एंड पेनल्टी शुरू हो जाएगा उस दिन, और 3-3 घंटे के लेक्चर होंगे। 6 तारीख को भी 3 घंटा, 7 तारीख को भी 3 घंटा। ओके, ताकि 7 को अपना जीएसटी कंप्लीट कर देंगे। बेटा इसमें सेल नहीं हुआ जिमिशी जी, खाली एक इनवॉइस इशू करना पड़ता है ऑन रिकॉर्ड, खाली रिकॉर्ड के लिए, ये दिया नहीं जाता किसी को भी, जिमिश किसी को देते नहीं है ये। जैसे नहीं होता आरसीएम के अंदर एक इनवॉइस इशू करना पड़ता था जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स खरीदते हो, सीमेंट वगैरह, तो आरसीएम एक इनवॉइस इशू करना पड़ता था, उस वैसे ही उसी तरह का केस है। इसमें इनवॉइस किसी को दिया नहीं जाएगा। ओके, सिर्फ एक इशू करना पड़ेगा आपको। तो जाते जाते लास्ट की 4 लाइन आपके लिए, रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, रंग बरसेगा नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, बस साज छेड़ने की देर है, दिल कहता आज बादल जरूर बरसेगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में।